दोस्तों, बहुत दिनों से एक बात चल रही है कि नन्स के बारे में आप लोगों को सबको मालूम होगा कि क्या इशू हुआ क्या नहीं, उसकी छोटी सा इतिहास बता करके मैं कुछ आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो आज की तारीख में अभी है वो दूर हो जाएगा। तो 25 तारीख को दो नन्स को गिरफ्तार किया, उनको जेल में फेंक दिया गया है। दुनिया भर के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आए हैं, पेश चल रहा है। तो मैं उसकी जानकारी आपको इस तरीके से शुरू से दे रहा हूं। दो नन्स हैं। ये दोनों नन्स जो है वो आगरा में मिशनरी अस्पताल में काम करते। एक नन जो है उसमें से वो रजिस्टर्ड क्वालिफाइड नर्स है और दूसरी जो है वो वहां की रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। जो दवाई देता है उसको फार्मासिस्ट कहते हैं। तो ये दोनों उन आगरा के अस्पताल में ये अपनी सेवाएं देती हैं। उस अस्पताल में मरीजों को खाना खिलाना पड़ता है, तो वहां पे एक केटरिंग यूनिट भी है और उस केटरिंग यूनिट के लिए उनको कुछ व्यक्तियों की जरूरत थी जो वहां पे खाना पकाने से लेके मीनियल काम करें। तो उस अस्पताल ने सबको जानकारी भेजी कि ऐसे कुछ व्यक्तियों की हमें जरूरत है। तो नारायणपुर से कुछ परिवार वहां से तैयार हुए कि हमारी बच्चियां तो यहाँ पे सड़ जाएंगी, यहाँ पे 1,000-2,000 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं, तो वहां 10,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है और उनको रहना खाना भी रहेगा और अस्पताल में रहेंगे और काम करेंगे। ये इनसे अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के तहत उनके माँ बाप को भी बुलाया गया। उनके माँ बाप ने भी अपनी सहमति दी, उनके पिताजी ने भी सहमति दी और वो सब तीनों लड़कियां और वो एक लड़का और यहाँ रायपुर तक आए और रायपुर में नन्स के साथ ये लोग आगरा की ट्रेन का इंतजार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म कर रहे थे। पार्लियामेंट जो दिल्ली से आए थे उनको अनुमति दी गई थी अंदर जाके बात करने की और जो ही वो बाहर निकले तो मैं उनसे जितने संक्षिप्त में और जितने जल्दी जितनी बातें मैं उनसे समझ पाया हूं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब तक नंस बाहर आके अपना आधिकारिक बयान नहीं दे, एकदम 100% सच्चाई होने का मैं दावा नहीं कर सकता हूं, पर इसमें पूरी सच्चाई हमको दिख रही है, इसलिए मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। अब ये बच्चियां और एक लड़का और दोनों नन्स ये लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे। प्लेटफॉर्म में बेंच पे बैठे हुए थे और बेंच पे बैठ के अपनी गाड़ी का के आने का इंतजार कर रहे थे और आपस में ये लोग हंसी मजाक किए, वो बातचीत इन सब की चल रही थी और बहुत शांत वातावरण था, शांति से बैठे हुए थे। तब एक लड़का आया वहां पे, वो अब आकर के इनको छेड़ने छाड़ने लगा, कमेंट करने लगा, नन्स की ड्रेस के ऊपर कमेंट करने लगा, उनका रोका टोका कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो करके। तो उसने बताया मैं बजरंग दल का पदाधिकारी हूं, कुछ उसने बड़े दबंगाई से बोला उसको, आगे पीछे उनको डराता था। तो नन्स भी घबरा गई, लड़कियां भी डर गई। लड़का दुबला पतला था और वैसे भी वो लड़ने मारने कूटने की इस ताकत में नहीं रखा, तो वो भी थोड़ा सा घबरा गया, सहम गया। ये उस घटना की हुई। जब नंस ने देखा इस किस्म की छेड़खानी हो रही है और लड़कियां रोने लग गई हैं, तो वो नजदीक में, अब ये भी पुष्ट नहीं है, उस ऐसा मुझको पता चला है कि एक टीटी था, उसको उनने बताया है। ये तो जब बाहर निकलेंगी तो टीटी था कि पुलिस वाला था कि कौन सा कर्मचारी था, वो बात ठीक से पता चलेगी। पर अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो एक टिकट निरीक्षक था, उसको उसने बताया कि ऐसा हो रहा है और आरोप यह है कि उस टीटी ने फिर जाके और बजरंग दल वालों को बोला, फोन करके बताया यहाँ पे संदिग्ध मामला चल रहा है करके। और ये जो लड़का उन लड़कियों को छेड़ रहा था उसने भी फोन करके अपने दोस्तों को बुलाया। उतने में वहां पे हुजूम लग गया। लड़कियां पहले ही से रो रही थी, फिर दुनिया भर की कहानी गढ़ी गई, अनशन बात करी गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर के पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए। उतने में एक जो महिला है वो वहां पे दौड़ते कूदते पहुंच गए, अपने आप को बजरंग दल का अध्यक्ष बता रही है और उसने जाकर के थाने में मारा पीटा। जो अभियुक्त अगर थे वहां पे अभियुक्तों की रक्षा सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी थानेदार की रहती है। किसी हालत में किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता कि उसको आप किसी किस्म से प्रताड़ित, डराना धमकाना कुछ कर सको। पकड़ ये महिला बिंदास उनको थप्पड़ मार रही थी और नंस के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग कर रही थी और उसने नंस के ऊपर भी हाथ उठाया था मारने के लिए। सवाल थप्पड़ लगा कि नहीं लगा वो एक अलग बात है, पर इसकी मंशा थी उसको थप्पड़ मारने की, तो वो अपराध कर चुकी थी।
उसके बाद इस महिला ने, उसके और 2-4 लोग आ गए और वो 2-4 लोगों ने आके उनका बैग छीनना चालू कर दिया और ये सारी घटना थाने के अंदर थानेदार की देखरेख में उसके समक्ष ये सब होता रहा। और बैग में से कहीं डायरी निकाल रही है, कहीं बाइबल निकाल रही है, कहीं मोबाइल निकाल रही है। एक किसी की निज चीज में हाथ डालने का, निकालने का कौन सा इसके पास अधिकार है? क्या ये आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है? तो उस घटना के मैं थोड़ा सा आप लोगों को इतिहास में ले चलता हूं। ये जो महिला है ये आदतन अपराधी है और इसने हमारे पादरियों को सड़क पे मारा है, गाली गलौज की है और उनको साथ अभद्र बात किया है। पर इसको बहुत संरक्षण है, पूरा सरकार, अमला, पुलिस सब इसके संरक्षण में आती है और जो बात मैं आरोप लगाता हूं वो तथ्यों और सबूतों के साथ लगाता हूं। तो मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? हाँ, मार सकती हूँ, बिल्कुल। ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जबान लड़ाओगे तो सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया? ज्यादा अगर उदमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया? ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ में आया? सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक ले। चूना भट्टी थाने में इस महिला के ऊपर आरोप लगाया कि तुमने पादरी को मारा है। ये है वो एफआईआर की कंप्लेंट की कॉपी। ये मेरे स्कैन की हुई कॉपी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ बकायदा सील लगी हुई है थाने की। ये आज उसको 3 साल हो गए हैं पर उस पर कुछ नहीं हुआ है। ये वहां की घटना है। अब मैं आपको और ले चलता हूं, उसके पहले ये 2022 की एक घटना ले चलता हूं और इसमें जो पुलिस का जो नंगा नाच हो रहा है वो मैं आपके सामने उसका पर्दाफाश करने वाला हूं। ये एक रुखमनी सोनवानी का भिलई 3 में एक चर्च है, उसमें हमला हुआ और जानलेवा हमला हुआ। कुल्हाड़ी से उसके सिर को मारने की कोशिश की, वो महिला जैसे तैसे बच गई और उसके ऊपर एफआईआर हुआ। ये है उसकी कॉपी, हाई कोर्ट की कॉपी। ये हाई कोर्ट तक हम लोग गए थे और हाई कोर्ट में आप सबसे मजे की बात ये देखिए कि उसमें 8 अभियुक्त थे। 8 अभियुक्तों में 7 नंबर पे ज्योति शर्मा का नाम आता है। तो ये जो मैं जैसा बता रहा था कि ये वो कॉपी है जिसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे। 7 नंबर पे आप ये देख सकते हैं कि ज्योति शर्मा अभियुक्त इसमें है। ये क्राइम का नंबर भी आप लोगों को बता दूं कि शक हो रहा होगा तो एफआईआर का नंबर था 116/2021। ये उनका पे क्राइम शीट में जो आया है ये वो नंबर है। उस नंबर में कोई तफ्तीश हो नहीं रही थी, कोई भी उसमें कार्रवाई हो नहीं थी, सब पुलिस उसको दबा के चुप बैठी हुई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग इस हाई कोर्ट में इस पेटिशन के द्वारा गए थे और पेटिशन का नंबर है 544/2022। इसमें आप धांधली का लेवल देखिए कि किस कदर धांधली हो करके एक को बचाया जा रहा है। इसमें पुलिस ने 8 के 8 उनको गिरफ्तार किया। सिर्फ ज्योति शर्मा नाम की स्ट्रीट नंबर 3 सेक्टर 1 भिलई की चूना भट्टी डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़, उसको अरेस्ट नहीं किया। बाकियों को अरेस्ट करके केस के ऊपर पुलिस बैठी रही। जब पुलिस बैठी रही तब हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि पुलिस इस किस्म से काम कर रही है और उसकी तफ्तीश नहीं हो रही है। तब आप चौंक जाएंगे ये देख करके कि पुलिस ने क्या जवाब दिया है। मैं ये उसकी कॉपी कि जो जिस ऊपर हत्या से लेकर के 506 धमकाना, 323, 294 आईपीसी की तमाम धाराएं लगी हुई हैं, उसमें पुलिस बोलती है कि ज्योति शर्मा नाम की जो है शी इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग एंड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू अरेस्ट हर। ये पुलिस ने बयान दिया है हाई कोर्ट को। ये लोग आज हाई कोर्ट को भी अब चकमा देने में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट को भी बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। वही औरत यहां खड़ी है और उसके बाद रोज जाकर के मारापीटी कर रही है, सब उत्पात मचा रही है, पर पुलिस को वो नहीं मिल रहा है और हाई कोर्ट में इसको लगाया। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसको फरारी में ही आप उसका चालान को वहां पे पेश करिए, तो उनने फरारी में उस चालान को पेश हुआ है। ज्योति शर्मा आज की तारीख में फरार है
और यहां आकर के यहाँ पे वो मारपीट कर रही है। ये है तमाशा इसका। और इसमें मैं इसके आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को बड़े उससे बता रहा हूं कि इसके आगे जो हुआ है आप लोग सब जानते हैं कि नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक जो बात हुई है वो ये हुई है कि उस पर हमारी नन्स जो हैं, नन्स का मतलब साध्वी होता है, जो अपनी जिंदगी को त्याग करके सब सुख चैन छोड़ करके समाज की सेवा के लिए अपने समाज, जैसे जैनियों में साध्वी होती है वैसे ये हमारे धर्म की भी साध्वी हैं। इन लोगों ने अपना सब कुछ, जीवन, अपना परिवार, अपना पैसा कौड़ी सब को त्याग करके मानव सेवा के लिए ये लोग लगी रहती हैं। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये मानव तस्करी कर रही है। अब मैं एज पर द डिक्शनरी और एज पर द सेक्शन जो इसका लगता है, कानून बोलता है मानव तस्करी का मतलब यह है किसी महिला को वैश्यावृत्ति के लिए उकसाना या लेकर के जाना या उसमें मदद करना, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। दूसरी बात होती है लेबर ट्रैफिकिंग होता है कि जबरदस्ती बंधक बना के किसी से काम करवाना और उसको पैसा नहीं देना। तुरंत उस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया है। यह बहुत दुखद डेवलपमेंट है। पुलिस अपने दायरे से हट करके काम कर रही है। आपको पहले उसको तफ्तीश करनी थी। कोई कहीं भागा नहीं जा रहा था। आप उनको बोलते हैं यहां पे रुकिए, तो हम पूरे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून को मान के चलने वाले लोग हैं, हम फरार नहीं होते हैं। हमको जो सजा मिलती तो हम बराबर जेल जाते हैं। हम ज्योति शर्मा के माफिक फरार कभी नहीं होते हैं। तो पुलिस ने कोई काम नहीं किया। और पुलिस का सबसे बड़ा जो मैं आरोप लगा रहा हूं, आज जीआरपी पुलिस थाना असक्षम रहा है अभियुक्तों को बचाव करने में। उनके ऊपर शारीरिक हमला हुआ है, उसको ये बचा नहीं पाए हैं। ये बहुत घोर अपराध है और इसका तो संज्ञान हम ले चुके हैं और हाई कोर्ट में भी हम दायर करेंगे कि ये पुलिस वालों को बर्खास्त क्यों ना किया जाए, क्योंकि ये लोगों ने आज हमारी नर्स को ऊपर हिंसा करने से नहीं रोका है, कानून को अपने काम पे नहीं चलने दिया है। और दूसरे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे युद्ध में उनने ऐसा उपयोग किया है जिसकी हम घोर आपत्ति लेते हैं। क्या हमारी साध्वी आज वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसका आप जवाब दीजिए। और आप अगर गलती से बहकावे में आकर के ऐसा कह दिए हैं तो आप कृपया जल्दी से जल्दी इसका स्पष्टीकरण दीजिए। यह हम आपसे इतनी उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपने जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बयान दिया है वो जांच को प्रभावित कर रहा है। आपको यह बयान कतई नहीं देना चाहिए था। आपको यह बोलना चाहिए था कि कानून अपना काम कर रहा है और क्योंकि ये सब जुडिस है, ये कानून के अधीन है, इसलिए मैं इतना बड़ा नेता होने के कारण मैं कोई किस्म का बयान नहीं दूंगा। कानून को अपना काम करने दीजिए। आपने कानून को सबवर्ट किया है, कानून को अपने रत्ती से चलने नहीं दिया है। हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज लॉ एंड ऑर्डर जो छत्तीसगढ़ में है, जो 30-35 साल से है, उनके ऊपर इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्री की है और गृह मंत्री के चलते ये सारा काम हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने विधानसभा में एक बयान दिया था कि पुलिस को समझा दिया गया है। हम उसका स्पष्टीकरण मांगते हैं कि आपने पुलिस को क्या समझाया था। क्या आपने ऐसा समझाया था कि ईसाइयों के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं करना है? क्योंकि हम यही देख रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि अगर माननीय गृह मंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारी साध्वियों को ये वैश्यावृत्ति में लिप्त है बता रहे हैं, आए दिन आप सड़कों से लेकर के घरों तक हमारे हमले कर रहे हैं, हमारे सारे संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गए, हमको पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है ट्यूबवेल से, हम अपना ट्यूबवेल खोद रहे हैं, हमारी शव को उखाड़ के आप सड़क पे फेंक रहे हैं और पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। क्या आपके आदेश के अनुसार वो काम नहीं कर रही है? और काम नहीं कर रही है तो आपने उसका क्या संज्ञान दिया है? अनुरोध करता हूं, अगर आपसे ये प्रदेश नहीं संभल रहा है, यहाँ की पुलिस और लॉ ऑर्डर को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम आपसे आपका इस्तीफा मांगते हैं। आप कृपया इस्तीफा दीजिए और दूसरे सक्षम अधिकारी को वहां बिठाइए, अन्यथा आप ज्योति शर्मा को आज अरेस्ट करिए।
ये हमारी मांग है और हमारा आंदोलन अब इसके आगे बहुत दूर तक जाएगा, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि पानी हमारे सिर से ऊपर निकल चुका है और अब हम कुछ भी सहन करने की क्षमता अब हम में नहीं है। शांति हम चाहते हैं। छत्तीसगढ़ अगर शांत प्रदेश बनना है तो हमारे गृह मंत्री जी को या तो रास्ता बदलना है या कुर्सी छोड़नी है। आप सोच लीजिए आप क्या करना चाहेंगे। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।